नमस्कार। संसदीय समितियों की रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा देश में उच्च स्तर के मानव संसाधनों का निर्माण करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने से उच्च शिक्षा में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए संसद के विशेष सत्र में शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में इस प्रमुख नीतिगत बदलाव को लागू करने में प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा की गई है। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में न सिर्फ सभी पहलुओं की समीक्षा की, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। समिति की सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर, साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा। उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर। आप अध्यक्ष हैं शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के। लोकसभा सांसद जगन्नाथ सरकार, आप शिक्षा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य हैं। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रही हैं प्रोफेसर सुषमा यादव, आप प्रो वाइस चांसलर हैं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे 21 सितंबर 2023 को संसद में पेश किया गया था। रिपोर्ट में उच्च शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की मुख्य विशेषताओं और अब तक हुई प्रगति का आकलन किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने से उच्च शिक्षा में आ रहे परिवर्तनों को देखते हुए संसद के विशेष सत्र में शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र में इस प्रमुख नीतिगत बदलाव को लागू करने में प्रगति और चुनौतियों की समीक्षा की गई है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित है, जिससे शैक्षिक अवसरों के समान वितरण में बाधा आती है। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या काफी कम है। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि केंद्र एवं राज्य दोनों को उच्च शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को समर्थन प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं और द्विभाषीय रूप से पढ़ाए जाने वाले अन्य डिग्री पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट विकल्पों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो छात्रों को उनके शैक्षिक मार्गों में अधिक अनुकूलन और विकल्प प्रदान करता है। संसदीय समिति के रिपोर्ट के मुताबिक एमई एक लचीली प्रणाली की तरह है, जिसे पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। संसदीय समिति ने देश में इसके बेहतर संचालन के लिए व्यापक दिशा निर्देश और रूपरेखा विकसित करने की सिफारिश की है। शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने इतने महत्वपूर्ण विषय की पड़ताल की और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्चतर शिक्षा में किस तरह से बेहतरी हो, इसको लेकर आप लोगों ने सिफारिशें की है। अपनी इस पूरी पड़ताल में आप लोगों ने क्या कुछ पाया है सर? देखिए, जो 356वां रिपोर्ट पिछले सत्र में जो पेश हुआ है नई शिक्षा नीति पर, जो हायर एजुकेशन सेक्टर को लेकर, और उसमें कैसी प्रगति चल रही है, इसकी एक बड़ी ही विस्तृत समीक्षा की गई सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, हायर एजुकेशन की संस्थानें हों। तो एक विस्तृत चर्चा के बाद इस रिपोर्ट को पेश किया गया। देखिए, जानने वाली बात यह है कि देश में लगभग आज के दिन में 1043 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑपरेशनल हैं, फंक्शनिंग, लेकिन 70% इसमें स्टेट एक्ट के तहत आता है और 94% विद्यार्थी जो है स्टेट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, 6% जो है केंद्र संचालित संस्थानों में जी। तो लेकिन फिर भी सभी स्टेक होल्डर्स को लेके जो ये देखा गया कि एक सार्थक प्रयास जो है हर जगह चल रहा है, और उसी क्रम में कई पहलुओं की समीक्षा भी की गई।
जिसमें कि एक तो बहुत ही व्यापक प्रयास हो रहा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR जिसको हम लोग कहते हैं उच्च शिक्षा में, उसको बढ़ाने की ओर स्वयं प्रभा पोर्टल के माध्यम से हो, और बड़े ही बड़ा एक ओपन ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, रूसा है। तो इन सभी पहलुओं को ये देखा। फिर इसके साथ साथ कमिटी ने ये भी देखा कि वैकेंसीज का पोजीशन क्या है हायर एजुकेशन जी। उस पे बड़ा टाइम बाउंड मैनर में जितना भरपाई आप कर सके इस पर बहुत जोर दिया। केंद्र सरकार की जितनी संस्थानें हैं बड़े व्यापक रूप से उस पर काम भी कर, और अभी तो कुछ दिन पहले रोजगार मेला हुआ है, विभिन्न मंत्रालयों के लोगों को जो अपॉइंटमेंट हुआ उसकी नियुक्ति पत्र दी गई, उसमें यूनिवर्सिटीज के भी और हायर एजुकेशन सेक्टर के भी जो प्रोफेसर नव नियुक्त हुए उनको भी दिया गया। तो ये बड़े व्यापक रूप से चल रहा है। जी। दूसरा कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल जो है वो क्षेत्रीय भाषा पे, ये बड़ा एक एम्फेसिस दिया कमेटी ने कि जो नई शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं का जो एक परिचालन देश में आरंभ किया गया उसके माध्यम से, चाहे वो टेक्निकल कोर्सेज में हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब में, या सामान्य शिक्षा है, उसकी जो कोर्स है, मटेरियल है, उसकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी पे, इस पे भी बहुत जोर दिया गया। और अपने दौरे में, विभिन्न जगह के अध्ययन दौरे में, एक जम्मू कश्मीर के दौरे में एक बहुत ही रिमार्केबल चीज है जो देश को जानना चाहिए, जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने नई शिक्षा नीति के तहत एक अपना उसी के दायरे में एक अपना प्रोग्राम बनाया है, डिजाइन योर डिग्री। जी। वो बड़ा ही एक अद्भुत पहल रहा है जम्मू यूनिवर्सिटी का, और कमेटी ने रिकमेंड भी किया है कि अन्य संस्थानों को भी इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें इतना कंफर्ट दिया है स्टूडेंट के लिए। और जो हम कहते हैं कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो नई शिक्षा नीति में, उसके तहत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत, तो उसमें क्रिटिकल चीज जो है वो पहले 1-2 साल में अलग अलग सेमेस्टर में दिया गया, जो आज के बच्चे को अपना कोर, अगर आप हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं तो पारंपरिक रूप से क्या होता है, पहला साल से जो हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, अंतिम साल तक आप हिस्ट्री ही पढ़ते रहे। जी। उसके बाद आप कॉम्पिटिशन में जाइए तो जनरल स्टडीज का एक पेपर है। पहले 2 साल में उसको विभिन्न क्षेत्र में जो आज कंटेम्पररी है, आज के माहौल के दृष्टिकोण से हर एक छात्र को जानना चाहिए, कुछ भी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उदाहरण के तौर उस पर भी एक संक्षिप्त जो है एक उस पर भी जानकारी हो। जी। तो ऐसे करके और लास्ट में स्पेशलाइजेशन की वो बढ़ जाता है जी। जो आपका समय। तो बड़ा मार्वलस एक प्रयास है, और इस पे भी हम लोगों ने रिकमेंड किया है। सुषमा जी, जिस तरह से शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ये रिपोर्ट पेश की है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर उच्चतर जो शिक्षण संस्थान है उसमें उसके कार्यान्वयन को लेकर आप इस रिपोर्ट को किस तरह देखती हैं? देखिए, अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो मैं कह सकती हूँ कि रिपोर्ट को देखकर प्रसन्नता होती है, क्योंकि रिपोर्ट ने कुछ अध्ययन भी देखे हैं, कुछ विश्वविद्यालयों के दौरे भी किए हैं, कुछ क्रिटिकल स्टडीज़ भी करवाई हैं, स्वयं भी जानकारी प्राप्त की है, यूजीसी की रेगुलेशंस को भी देखा है, क्योंकि यूजीसी पिछले वर्षों में बहुत सारी रेगुलेशंस विनियमन लाई है। वो सब देख करके यदि मैं इनकी बात करूँ तो यह समिति काफ़ी प्रसन्न है अब तक की प्रगति से, और मैं भी यूजीसी सदस्य रही हूँ इस रूप में। मैं समझती हूँ कि एक प्रसन्नता की बात है। और बहुत सारे विश्वविद्यालय भी आप अगर देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारे विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को व्यवहार में अपने प्रयोग में लाना आरंभ कर दिया है और बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। उन सब बातों का जिक्र भी यह समिति रिपोर्ट करती है, क्योंकि इस समिति में कहा गया है कि जिस प्रकार से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाना था, मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री की प्रोविजंस करने थे, हेफा से लोन राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को या उच्च शिक्षण संस्थानों को मिलने थे, GER जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो कहते हैं उसको बढ़ाना था, उन सब क्षेत्रों में प्रगति यह समिति दिखाती है। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित है, जिसमें शैक्षिक अवसरों के समान वितरण में बाधा आती है। आप देखिएगा कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है, जो बच्चा वो घर में जो भाषा है जो माँ बाप बोलते हैं, वो शुरू से पहली भाषा उसकी वही रहती है जो वो सीखता है।
तो नेटिव लैंग्वेज का लर्निंग प्रोसेस जो बड़ा ठोस होता है, उदाहरण के तौर पे जापान और जर्मनी, इसका मतलब विकास और साइंस में जो ये जिस कोटि के ये देश हैं, ये पूरे दुनिया को पता है। पूरा साइंस जापान का अपने नेटिव लैंग्वेज में है, उसी तरह से जर्मनी का भी। तो वहां से ध्येय लेते हुए, क्योंकि भारत एक बड़ा ही विविधता का देश, कई भाषाओं का देश, तो हम अगर अपने बच्चों को उसके नेटिव लैंग्वेज में ट्रेन करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका लर्निंग स्किल बहुत ही ज्यादा डेवलप, और इसी के तहत नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है। और हमने समीक्षा भी, प्रयास हो रहा है, क्योंकि एक नया पहल, आजाद भारत का ये नया पहल, 41 इंजीनियरिंग कोर्सेज जो है 8 क्षेत्रीय भाषाओं में आरंभ हो चुका है। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में आरंभ हो चुका है। सीयूटी जो है 13 भाषा में आरंभ हो चुका है। तो इसको प्रोत्साहित करने के लिए एक विस्तृत रूप में इस पर एक चर्चा और अध्ययन हुआ, जो कि सिफारिश के रूप में कमेटी ने अपने रिपोर्ट में पेश किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल कार्यान्वयन से साल 2030 तक सभी के लिए समान, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करते हुए चौथे सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए शिक्षा को पूरा करने में मदद मिल सकती है। संसदीय समिति ने उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल, पीएम श्री, ई विद्या, निपुण भारत जैसे विभिन्न सराहनीय उपायों के माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से उच्च शिक्षा प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने के दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। संसदीय समिति ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित डिजाइन योर डिग्री कार्यक्रम को सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों में लागू करने की सिफारिश की है। हमारे साथ कार्यक्रम में प्रोफेसर सुषमा यादव जुड़ी हुई हैं, आप प्रो वाइस चांसलर हैं। मैम, इसके विषय में हमें बताएं। बीए में एक बार यदि हमने एडमिशन ले लिया तो हम बीए वही भाषा और वही विषय में करके निकलेंगे, इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई और चारा नहीं था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली बार वस्तुतः सा विद्या या विमुक्तये ये सिद्धांत पर चलकर कि आप निर्बाध रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा भी होगी, डिजिटल शिक्षा भी होगी, ऑफलाइन भी होगी, हाइब्रिड भी होगी, वो सब होगी, और एक साथ 2 डिग्री भी कर सकते हैं, बस वो क्लैश ना करें टाइमिंग्स एक दूसरे के साथ। और फिर ये डिज़ाइन योर डिग्री जम्मू विश्वविद्यालय ने आरंभ किया है, एक नया नवाचार, और मुझे लगता है सभी विश्वविद्यालय बहुत जल्दी इसे अपनाएंगे, क्योंकि जो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है, उसमें यह है कि आप जब चाहें प्रवेश कर लें और जब चाहें निकल जाएं, लेकिन आपका कोई समय उसमें व्यर्थ ना हो। आप अगर 6 महीने पढ़ पाते हैं तो आप सर्टिफिकेट ले लेंगे उस विषय में, आप यदि साल लगा लेते हैं तो आप डिप्लोमा ले लेंगे उस विषय में, और उसके बाद यदि चलते हैं तो पीजी डिप्लोमा ले लेंगे, फिर अगर 3 वर्ष कर देते हैं तो डिग्री ले लेंगे, यदि उस डिग्री के साथ प्रोजेक्ट भी कर लेते हैं और कुछ रिसर्च भी कर लेते हैं तो ऑनर्स डिग्री ले लेंगे, विशेष डिग्री। तो एक तो तरीका ये है कि किस प्रकार से डिज़ाइन योर ओन डिग्री, आप जितना समय लगाएं, जितना पढ़ना चाहें, वो आप एक सर्टिफिकेट या डिग्री ले लें। दूसरा, डिज़ाइन योर डिग्री में जहाँ तक मैं समझती हूँ उन बंधनों से भी अब मुक्त हो जाएंगे विद्यार्थी कि मैंने प्रवेश ले लिया हिंदी ऑनर्स में, मजबूरी थी या मैं चाहती थी, या मैंने प्रवेश ले लिया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, राजनीति विज्ञान में, या बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किसी में भी, लेकिन 6 महीने के बाद या साल भर पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी उपयुक्त चॉइस नहीं थी, और मैं साथ में मुझे इलेक्टिव कोर्स मिल रहे हैं, फिजिक्स में भी मिल रहा है, म्यूज़िक में भी मिल रहा है, आर्ट में भी मिल रहा है, लैंग्वेज में भी मिल रहा है, और उनमें से जो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए अधिक सही मार्ग है या यही मेरा टेस्ट है, यही मेरी चॉइस है, तो मैं फिर वहाँ अपने क्रेडिट बढ़ाना शुरू कर दूँ। वहाँ क्रेडिट जैसे ही बढ़ेंगे तो मेरी डिग्री उस विषय की हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा है, व्यवस्था दी गई है जो कभी स्वप्न में हम लोग सोचते थे। संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक क्षमताओं के आधार पर छात्र की रचनात्मक क्षमता को विकसित करने और उद्योग संस्थान संबंधों और सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षार्थियों में नवाचार और रचनात्मकता पैदा करने के प्रयासों की सराहना की है। संसदीय समिति का मानना है कि अनुसंधान को बढ़ावा देना उत्कृष्ट शिक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है। जगन्नाथ सरकार जी,
जिस तरह से रचनात्मकता को बढ़ावा देने की आप लोगों ने सराहना की है और रिसर्च और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसको लेकर आप लोगों ने रिपोर्ट में कहा है, आपके क्या विचार हैं? हमारा देश है ये सबसे एक देश है, ये इस देश में ऐसा मौका मिलता है, किसी देश में ऐसा मौका नहीं मिलता। इसलिए नया नया सोच आ रहा है, वर्ल्ड कहाँ कौन कंट्री कैसे आगे बढ़ रहा है, सबको लेकर हमारा देश का एजुकेशन का जो फ्री ये भावना ये होना चाहिए। हमारा जो देश का जो इतना महत्वपूर्ण देश है, तो अलग अलग सभी है किंतु एक साथ जुड़ने के भावना भी है। तो इसलिए हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी नया आ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और हमारा जो लाइफ है ना, जनो समाज कैसे चलता है, एक बहता नदी है, उसका तो चेंज आना चाहिए। भविष्य में जो जरूरी है उसका भी चेंज होना चाहिए। तो जो हमारा विश्व कैसे तरफ चल रहा है उसका भी मर्यादा देकर वो भावना जुड़ के आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हुआ ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पहले से होना तो अच्छा होता था, लेकिन लेट में जो हुआ तब भी मैं बोलूंगा जो हुआ देश के हित के लिए हुआ। सर, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट विकल्पों को लेकर आपकी जो संसदीय समिति है उसने काफी गंभीर पड़ताल की है। उन्होंने बताया कि ये पश्चिमी देशों में तो अच्छी तरह से क्रियान्वित हो रहा है, भारत में आपने इसको लेकर आशंका जताई है और कहा है इसे सही तरीके से लागू किया जाए। इस विषय में कुछ बताएं सर। विकास की यात्रा होती उस समय सबको सजग होते हुए देखना है कि यात्रा ठीक चले। तो उसी तहत कमेटी ने भी सुझाव जो है हायर एजुकेशन मंत्रालय को इस परिप्रेक्ष्य में ये दिया है, जो जो उसके सुझाव थे, फाइंडिंग्स थे, ताकि कोर्स करेक्शन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जी। कहीं कुछ त्रुटि आ गया, और क्यों है होता है ऐसा कि नई चीज है, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कौन करेगा, शिक्षक, उसका भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस चल रहा है बहुत ही व्यापक रूप से देश भर। तो वो कितना ग्रहण कर रहा है जो वहां पे बैठा हुआ है, जिसके अधीन ये पूरा सिस्टम किसी भी संस्था में चलना है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन में चलना है, तो उसके हिसाब से ये एक सुझाव के रूप में जरूर दिया गया है, इसको सुदृढ़ता की और सजगता के दृष्टिकोण से। संसदीय समिति के रिपोर्ट के मुताबिक एमई एक लचीली प्रणाली की तरह दिखती है, जिसे पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रभावी ढंग से संचालित किया जा रहा है। संसदीय समिति ने देश में इसके बेहतर संचालन के लिए व्यापक दिशा निर्देश और रूपरेखा विकसित करने की सिफारिश की है। मैम, बिल्कुल सही है, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है और उन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया है, क्योंकि अभी यूरोप, अमेरिका और भारत के बीच में जो अंतर है उच्च शिक्षण संस्थानों में, वो एक है। हमने अभी तक बहुत ज़्यादा कभी एक्रेडिटेशन और असेसमेंट की चिंता नहीं की थी, और मैं तो बड़े गर्व से कहा करती थी कि हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमें वी डोंट नीड टेकर्स, हमारे पास तो पहले ही बहुतायत है, हमें उनमें से चुनने पड़ते हैं और छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन क्योंकि अब हम ग्लोबल सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की भी बात कर रही है, तो ये आकलन अवश्य होगा। अब जब आकलन आरंभ होता है, असेसमेंट और ग्रेडिंग शुरू होती है, तो हर विश्वविद्यालय एक ही स्तर पर तो नहीं होता। एक तरफ तो उससे अच्छी बात तो ये है कि होड़ लगेगी सभी में, ये एक इसको कहेंगे हेल्दी कंपटीशन होगा, एक स्वस्थ प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा होगी कि सब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अच्छा बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो एमई की बात हम कर रहे हैं कि मल्टीपल, कभी चाहे आप प्रवेश कर लें, कभी चाहे आप वहाँ से निकल जाएं, इसमें ये समस्या अवश्य आएगी कि हर व्यक्ति जैसे चाहता है जीवन में बेहतर पाए, वो ये चाहेगा कि हर अच्छे एक, अगर अभी ऐसे संस्थान में हो जो बी ग्रेड है, बी प्लस ग्रेड है या ए ग्रेड है, तो ए प्लस प्लस में चली जाऊं या ए प्लस में चला जाऊं, इस प्रकार का प्रयास करेगा। इस दुविधा की ओर ध्यान आकर्षित किया है समिति ने, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जो दूर दराज गांवों में स्थित महाविद्यालय हैं या विश्वविद्यालय हैं, जो अभी उस स्तर तक नहीं आ पाए हैं, जो भी बच्चा हो सकेगा, विद्यार्थी हो सकेगा, वहाँ से निकलकर उससे बेहतर महाविद्यालय, उससे बेहतर विश्वविद्यालय में जाना चाहेगा। और यह दुविधा का कारण इसलिए बनेगा कि उससे टीचर स्टूडेंट रेशियो बिगड़ेगी, और जितने विद्यार्थी उन्होंने एडमिट किए थे
वो विद्यार्थी उतने नहीं रह पाएंगे। अगर वो नहीं रहेंगे तो तृतीय वर्ष तक, चतुर्थ वर्ष तक जाते जाते वो और भी कम हो जाएंगे, तो फिर उसको सस्टेन करना मुश्किल होगा। लेकिन यह दुविधा इतनी बड़ी नहीं है कि इसका हम उपचार ना कर सकें। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच सीमित है, जिससे शैक्षिक अवसरों के समान वितरण में बाधा आती है। स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या काफी कम है, जिससे संभावित रूप से आबादी का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से वंचित रह जाता है। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि केंद्र एवं राज्य दोनों को उच्च शिक्षा में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों को समर्थन प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित करनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं और द्विभाषीय रूप से पढ़ाए जाने वाले अन्य डिग्री पाठ्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जगन्नाथ सरकार जी, जिस तरह से हाशिए और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा तक पहुंचाया जाए, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा मिले ताकि उच्च शिक्षित हो ज्यादा से ज्यादा लोग, इस पे आप क्या कहेंगे? ये जो हमारा बंगाल का एक महापुरुष, सारा विश्व का ही है महापुरुष, स्वामी विवेकानंद ने बोलते हैं ना, वो जो एजुकेशन है, वो जो चीज, वो हमारा मनसा जो भाव पहले से हुआ है, उनका महत्वपूर्ण पूर्ण जागरण है। तो जागरण करने के लिए जो होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है कि जो इकोनॉमिकली पोर है, लेकिन उनका भी बहुत अच्छा सोच भावना हो सकते हैं। इसलिए वो तो उनको महत्व देकर वो एजुकेशन कैसे ले पाएंगे, उनका भी हेल्प चाहिए। इसलिए लोनिंग सिस्टम के लिए, लोन करने के लिए नेशनलाइज बैंक को हम बुलाया, वो एजुकेशन जो कमिटी, उनके साथ बैठक भी किया। वो जिसका इकोनॉमिकली पोर है, उनका हेल्प करके उनका लैंग्वेज से उनका मेधा बढ़ाने के लिए मौका देना चाहिए। ये जो सोच है, विवेकानंद और भी एक बात बोला, जो पिछले वर्ग है को भी वो मौका नहीं मिलते, उनका टीचर भी ज्यादा लगेगा। एक जो ब्राह्मण के बच्चा का लगेगा, तो साधारण जो पिछले वर्ग है उनका 10 ट्यूटर लगेगा उसका इक्वली करने के लिए। तो पिछले जो वर्ग है उसके साथ एजुकेशन जोड़ने के लिए उसका भी मौका देना, बैंक लोन मिलना चाहिए, और भी मौका बढ़ाने के लिए ये भी सोचा है हमारा जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन कमिटी है। जिस तरह समाज के वंचित वर्ग तक उच्च शिक्षा पहुंचे, इसकी चिंता संसदीय समिति ने की। काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि ग्रामीण भारत में हम जाते हैं तो हम देखते हैं ये समस्या काफी प्रबल हो जाती है। और अंग्रेजी भाषा की जो प्रमुखता की वजह से हम देखते हैं कई पाठ्यक्रमों में वो स्थानीय भाषाओं में नहीं, चाहे हिंदी, तमिल, तेलुगु, किसी भाषा में हो, नहीं मिलने की वजह से भी एक कारण होता है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण आबादी है वो उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है। अब संसदीय समिति ने जो अनुशंसा की है, इसको आप किस तरह से व्यवहारिक पाती है? मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी अनुशंसा है, क्योंकि अंततः यदि हम भारत को विश्वगुरु भी बनाना चाहते हैं और सशक्त भी बनाना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि सभी वर्गों को ये अवसर मिले कि वो अपनी प्रतिभा, जिसकी बात स्वामी विवेकानंद जी करते रहे हमेशा, कि हमारे अंदर जो प्रतिभा छिपी है उसको बाहर लाना है शिक्षा का उद्देश्य, तो वो तभी हो पाएगा। तो एक जो शिक्षा नीति ने बात की है कि प्रत्येक जिले में, और सरकार भी चाहती है कि प्रत्येक जिले में एक मेरू, मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च एंड स्टडी यूनिवर्सिटी की बात है, वो प्रत्येक ज़िले में खोजी जाए। क्योंकि ज़िले में इसलिए आवश्यक है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि चाहे ट्राइबल एरियाज़ हों, चाहे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हों, प्रायः बच्चियां इसलिए शिक्षा में, उच्च शिक्षा में नहीं आ पाती क्योंकि उन्हें बाहर भेजा नहीं जाता, वहाँ वह संभावना नहीं होती, और शायद माता पिता कई बार इतना खर्च करने की स्थिति में भी नहीं होते कि उन्हें हॉस्टल में भेज दिया जाए। जबकि बच्चियों के लिए हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो एक इस प्रकार का विश्वविद्यालय जो खुलेगा वो उन्हें लेकर आएगा शिक्षा के प्रांगण में, और विशेषतः उच्च शिक्षा के प्रांगण में। और साथ ही साथ क्रेडिट फ्रेमवर्क जो अभी हम बना रहे हैं, तो उसमें मल्टीपल एग्जिट की जो बात की थी, वो भी बच्चियों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी, और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो वंचित वर्ग हमारा बसता है उनके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि काम के लिए यदि कभी डिग्री छोड़नी भी पड़ गई तो डिप्लोमा लेकर बाहर निकलेंगे, फिर थोड़े दिन काम कर लेंगे, वापस आकर अपनी डिग्री कर लेंगे, तो उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं समझती हूँ जो समिति ने संस्तुतियाँ की हैं वह वास्तव में आवश्यक हैं। सरकार को वहाँ के लिए विशेष चिंता भी करनी होगी,
विशेष प्रावधान भी रखने होंगे, क्योंकि अब इन क्षेत्रों में शिक्षकों की आवश्यकता है। बहुत सारी पोस्ट अभी यूजीसी उस पर विचार कर रही है और भारत सरकार भी उस पर विचार कर रही है कि जिन इन विश्वविद्यालयों में जो प्रांगण होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए और अंततः जो शिक्षक होने चाहिए, चाहे वो MMTLC जो अभी शुरू किया मदन मोहन मालवीय शिक्षण प्रशिक्षण पहल के अंतर्गत, या आइडिया लैब हो या अटल प्रशिक्षण प्रोग्राम हो, तो सुशिक्षित शिक्षक, सुप्रशिक्षित शिक्षक इन क्षेत्रों में मिलेंगे। तो मैं अवश्य मानती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो स्वप्न हमको दिखाती है या लेकर चली है कि यह देश समर्थ नागरिकों का देश हो, यह देश सुशिक्षित नागरिकों का देश हो, और अंततः यह देश जिनको हम विश्व नागरिक कहते हैं, या विश्व नागरिक और विश्वगुरु बनने की समर्थ रखने वाले नागरिकों का देश हो, वह देश यह शिक्षा नीति और अब शिक्षण संस्थान दे पाएंगे। सर, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, इतनी महत्वपूर्ण आप लोगों ने अनुशंसा की, काफ़ी गंभीर विषय पर जो अध्ययन दौरे आपने किए और एक विस्तृत रिपोर्ट आया है, उच्च शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में सकल नामांकन दर बढ़े और वंचित वर्ग और हाशिए पर बैठे हुए लोग भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करें, तो अब आप इस रिपोर्ट के बाद किस तरह देखते हैं? सरकार की तरफ से आपको किस तरह की उम्मीदें हैं? नहीं, उम्मीद क्या है? उम्मीद तो मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जैसे रिपोर्ट तो संसद में पेश हुआ, लेकिन डेलिब्रेशन तो पहले हुए, क्योंकि रिपोर्ट जब सत्र आता है तभी पेश किया जाता है जी। लेकिन संसद में पेश होने के पहले ही जैसे कि वैकेंसीज की बात, तो ये बहुत पहले ही कमेटी ने कई बार इस पर चर्चा की और बड़ा इस पे गंभीरता से भारत सरकार अपनी संस्थाओं में इस पर काम कर रही है। राज्य सरकारों को भी कहा गया है, यथासंभव सब लग गए। जहां जहां नई शिक्षा नीति आ गई है, स्वाभाविक रूप से लोग लग गए हैं। जहां तक वंचित वर्ग और पेनिट्रेशन की बात की है, तो भारत नेट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जाल बिछ रहा है पूरे देश में, उसको भी इससे के साथ जोड़ने के लिए, ताकि इजी एक्सेस गांव देहात के बच्चों को भी ये हो जाए, हायर एजुकेशन का घर बैठे शिक्षा हो, इसका भी एक रिकमेंडेशन का एक हिस्सा ये भी रहा है। तो स्वाभाविक रूप से हम सही दिशा में हमने रिकमेंड किया है और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय ने इसको अच्छे से स्वीकार करते हुए क्रियान्वयन की ओर बढ़ रहे। बिल्कुल विवेक जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो आपकी संसदीय समिति ने संसद में पेश की है उस पर अपने राय रखे, और आप लोगों ने जो पड़ताल किया अध्ययन दौरे में जो आपने पाया फाइंडिंग्स, वो हमारे साथ दर्शकों के साथ आपने शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप और जगन्नाथ सरकार जी, आप दोनों कार्यक्रम में जुड़े और इस महत्वपूर्ण कमेटी की रिपोर्ट पर आप लोगों ने अपनी राय साझा की, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट से यह बात तो साफ हो जाती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है और संसदीय समिति ने इसके लिए महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। तो कैसा लगा हमारा यह कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।